हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन जो है वो रिसर्च है एक प्रकार की। जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आते रहे हैं, उनका पूरा निचोड़ निकाल दिया है। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं, सारा पानी निकल जाता है, ठीक वैसे ही हमने सभी क्वेश्चंस पेपर का निचोड़ निकाल दिया। ये क्वेश्चंस जो हैं, जो बार बार हर साल हमारे बच्चों को दुखी करते हैं, वही क्वेश्चंस हैं। देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। और इस बार मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी फ़ायदा दिया है अपनी वीडियो से, क्योंकि मैंने उनके लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। पहला जो हमारा हिस्सा है इस वीडियो का, उसमें हम 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को कवर करते करते हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस भी जो एमसीक्यू में आते हैं, वो भी कवर हो सकेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं बता पाऊँगा, उसके लिए आई एम सॉरी बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें थोड़ा-थोड़ा हिंट देकर आगे बढ़ना है। हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, और अपनी बुक से, अपनी सपोर्ट मटेरियल से, और अपने पास जो नोट्स बनाए हैं आपने, उससे आपको हेल्प लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, वो है धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना होगा आपने, इंग्लिश के बच्चे हैं, वही क्वेश्चन है ये। धारणा लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पढ़ते रहे हैं भाई। धारणीयता मतलब कि विकास ऐसे किया जाए जिससे हमारे संसाधनों का ध्यान रखा जाए, हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए, और हमारी जो कमिंग जनरेशन है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके भी जो नीड्स है, उसका ख्याल रखा जाए। विकास ऐसे ना हो कि आपने पूरे के पूरा जंगल साफ़ कर दिया, पेड़ साफ़ कर दिए, वहाँ पर डैम बना दिया, वहाँ पर आपने रेलवे लाइन बिछा दी। नो, धारणीयता की शर्त यही है कि विकास ऐसे हो जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरतें उसकी पूरी हो सके, और हमारे पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुँचे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संगठित और असंगठित क्षेत्र। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमें इसको समझना है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि संगठित और असंगठित क्षेत्र, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं क्लियर कर दूँ, संगठित क्षेत्र में रोज़गार जो है वो सुरक्षित होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आय के अलावा भत्ते भी मिलते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें सैलरी फिक्स होती है, टाइम पीरियड फिक्स होता है काम करने का, बहुत सारे और फैसिलिटीज़ मिलती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में जो दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है, इन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सारी सुविधाएं उनको मिले, जबकि संगठित में मिलता है। संगठित में सैलरी फिक्स होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, काम करने के आवर्स तय होते हैं, और साथ ही साथ और फैसिलिटीज़ मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को। इवन उनको छुट्टी मिलती है सप्ताह में 1 दिन, जबकि असंगठित में छुट्टी मिले ये आवश्यक नहीं है, उनकी जॉब सिक्योर हो ये ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ उनकी सैलरी भी उनके मुकाबले बहुत कम होती है, जो हम कंपेयर करें ऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रण क्रांति ने सूचना और ज्ञान से उनके संबंधों को बदलकर लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। एक तो हमें पूछ रहा है कि प्रिंटिंग कल्चर जो है, उसने लोगों का जीवन बदल दिया पूरी तरह से। सूचना और ज्ञान से लोगों के आपसी रिश्ते बदल गए, संबंध बदल गए, लोगों का रहन सहन बदल गया भाई, लोगों की चेतना आ गई लोगों के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। अगर हम जाने इसको इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़े हम, तो ये बोलता है, इन द प्रिंट रिवोल्यूशन हैड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इसको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है कि इसका आंसर अब क्या होगा। देखते हैं, आपको जस्ट मैं हिंट दूंगा, पूरा आंसर में आपको निकल में जाएगी। तो इसका आंसर यही है कि जब जैसे जैसे हाथ से पहले लोग लेखन कार्य करते थे, वो धीरे धीरे मशीनों से होने लग गया, और इस प्रकार से प्रिंटिंग की एक प्रकार से बाढ़ आ गई। जब नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद लेखन और पढ़ने की और लिखने की सामग्रियों की एक प्रकार से बाढ़ आ गई। बाज़ार के बाज़ार भर गए किताबों से, किताबें, पढ़ने की अन्य सामग्रियाँ, उनसे बाज़ार के बाज़ार भर गए, और एक प्रकार से नया वर्ग पैदा हुआ, नया वर्ग जिसे कहा गया पाठक वर्ग, और जिसने लोगों के बीच लोगों के अंदर ज्ञान के द्वार खोल दिए। लोगों के अंदर एक प्रकार की चेतना आई भाई। अब लोग सक्षम हो गए थे, लोग बहस करने में काबिल थे, अब लोग तर्क वितर्क करने लग गए थे, उचित अनुचित का लोगों को ज्ञान हो गया था। और ऐसे कई सारी पुस्तकों पर लोगों ने सवाल किए, जो कहीं ना कहीं दक्यानुसी या पुराने विचारों पर छपी हुई पुस्तकें थी। खासकर जो धार्मिक पुस्तकें थी, इस पर लोगों ने तर्क वितर्क करने शुरू कर दिए, तो अपने आप में इसमें चर्चा को बढ़ावा मिला। तो मुद्रण क्रांति ने लोगों के बीच
लोगों की ज़िंदगी को काया पलट कर रख। तो मुद्रण क्रांति ने यानी कि प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन ने ना केवल लोगों को सूचना और ज्ञान से लोगों को भर दिया, बल्कि इसके अलावा लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। अब लोगों में के अंदर एक प्रकार की नई चेतना आ गई, अवेयरनेस पैदा हुई लोगों के अंदर, और लोग सही गलत का आकलन करने लगे। बहुत सारे जो पुराने विचारों के ग्रंथ थे, पुस्तकें थी, उन पर भी लोग अब अपनी राय रखने लग गए, लोग अपनी बात रखने लगे। तो इसको आप कर लेंगे अच्छे से अटेम्प्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि भारत में उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जन संसाधन, जो हमारे शुद्ध पानी है, जो हमारा साफ पानी है, उस पर किस प्रकार दबाव बन रहा है। प्लस द एवर इंक्रीजिंग नंबर of industries in India made a worse position by exerting pressure on existing fresh water resources। बिल्कुल सही बात है। जितने उद्योग बढ़ रहे हैं, कारखाने बढ़ रहे हैं, उससे हमारे जो शुद्ध पानी के स्रोत हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव लगातार बनता जा रहा है। क्योंकि हमें मालूम है कि उद्योगों में जो मशीनें चलती हैं ज़्यादातर बिजली से, और बिजली पैदा होती है किससे? आज भी पावर जो है जनरेट होती है, जिससे जो बिजली बन रही है और उद्योगों को ही पहुंच रही है। तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पानी का प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ ये जो उद्योग हैं ये भी बाज नहीं आते, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा नदियों में फेंक देते हैं, झीलों में फेंक देते हैं, जिससे कि प्रदूषण फैल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। केमिकल वाला पानी, रासायनिक पानी जो है वो बह बहकर हमारे पानी के स्रोतों में जा रहा है, जिससे कि शुद्ध पानी जो फ्रेश वाटर है धरती पर, उस पर दबाव लगातार बनता जा रहा है। तो यस, जो उद्योग धंधे हैं, जो कारखाने हैं, वो लगातार अलवणीय जल संसाधनों पर यानी कि शुद्ध पानी पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉलिटिकल साइंस से, और ये बोलता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को निर्धारित करने वाले 3 कारकों की व्याख्या करें। ओहो, एक तो इतना कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते? कोई नहीं, हमारे बच्चे समझ लेंगे इसको, क्योंकि बच्चे, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स दैट आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। भाई कैसे ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है, वो सामाजिक विभाजन के जो परिणाम है उसको तय कर रही है, उसको निर्धारित कर रही है। हमें ये समझना है। वास्तव में अगर देखा जाए तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग समुदाय की मांगों को कैसे उठाती है, यहाँ पर ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ अगर देखा जाए अलग अलग समुदायों की जो मांगें हैं उसके प्रति सरकार का कैसा रवैया है, और जो अलग अलग लोग हैं, अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, वह कैसे पॉलिटिक्स में भाग ले रहे हैं, और कितने लोग उसमें इच्छुक है भाग लेने के। तो इससे कहीं ना कहीं देश की जो एकता और अखंडता है उससे उसका खतरा कम हो जाता है। क्योंकि पॉलिटिक्स है उसमें अगर सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, बराबरी का हक मिले, तो जो सामाजिक विभाजन है वो टकराव काफ़ी हद तक कम हो सकता है। यदि सभी लोगों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, तो इससे अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सकती है। और इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आदर्श एक व्यवस्था है वो बन सकती है। तो हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, और उसका आंसर हमें देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज क्यों आवश्यक है? भाई कर्ज तो हर किसी को चाहिए। वाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट? हर कोई कर्ज चाहता है, मैं भी कर्ज चाहता हूँ, आप भी कर्ज चाहते हैं, लेकिन कर्ज जो है वो सभी को नहीं मिल पाता। इसके लिए जो बैंकें हैं, जो सहकारी समितियां हैं, वो ज़्यादा इतनी नहीं हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन अगर अगर आसानी से लोगों को कर्जा मिल जाए, ऋण मिल जाए, तो क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे ये आप सब जानते हैं। लोग अपनेगी तो लोग अपना कुछ नया करेंगे, कुछ खोलेंगे, कुछ बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। तो देखा जाए तो नंबर 1, सस्ता ऋण जो है वो लोगों की आय बढ़ाएगा, नो डाउट। नंबर 2, इससे लोग जो अलग अलग अपनी ज़रूरतों के लिए ऋण ले सकेंगे, उधार ले सकेंगे। साथ ही साथ जो छोटे मोटे किसान हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, या जो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, वो भी इसके प्रति प्रोत्साहित होंगे, आगे बढ़ेंगे और आसानी से ऋण ले सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहीं निवेश करना चाहता है तो वो भी आसानी से कर्जा ले सकेगा। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोग ऋण जाल से बच पाएंगे। ऋण जाल क्या होता है? मैंने अपने किसी रिश्तेदार से पैसा ले लिया, अब वो रिश्तेदार मेरे पीछे पड़ गया कि पैसे चुकाने हैं भाई, पैसे दो पैसे दो। अब उसको चुकाने के लिए क्या करेंगे, हम किसी और से ले लेंगे कर्जा। फिर ऐसे करते करते हम लगातार कर्जे पे कर्जा लेते चले जाएंगे और हम फंस जाएंगे ऋण जाल में।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी से कम ब्याज दरों पर सस्ता और आसान उनको ऋण मिल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है देश में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो ये कड़ी शर्तें हैं उसको कम किया जाए, तभी देश के लोग उन्नत जीवन जी पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, धर्मनिरपेक्षता कुछ व्यक्तियों या पार्टियों की एक विचारधारा नहीं है, परंतु यह हमारे देश की नींवों में से एक है। Secularism is not an ideology of some political parties or persons, but it is one of the foundation of our country। इसको बताना है हमें कि भाई धर्मनिरपेक्षता हमारी रग रग में है। हम शुरू से ही एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते आए हैं, और इसीलिए हमारा जब संविधान बना, तैयार हुआ, तो उसने धर्मनिरपेक्षता का सूत्र अपनाया। इसके तहत राज्य जो है वो किसी भी धर्म को अपना आधिकारिक धर्म नहीं मानता। साथ ही साथ धर्म को व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय माना गया है। राज्य जो है किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इवन सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है। साथ ही साथ संविधान धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, और इसके अलावा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ये धर्म का विषय व्यक्तियों का निजी विषय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बैंक वित्तीय प्रणाली के एक मूल घटक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं। और इसका अगर एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये हिंदी मीडियम के लिए, बैंक विनिमय के सशक्त माध्यम हैं, अपने तर्क देकर समझाएं। अगर इंग्लिश में देखा जाए, हाउ डज अ बैंक वर्क एज अ की कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, एक्सप्लेन। बहुत सिंपल सा इसका उत्तर होना चाहिए। भाई देखिए, बैंक जो है वो एक प्रकार से वित्तीय संस्थानों का एक प्रकार से केंद्र है ना। तो इसमें दो तरह के लोग आते हैं, एक पैसा निकालने वाले, एक पैसा जमा करने वाले। वास्तव में बैंक जो है इनके बीच की भूमिका निभा रहा है, और बैंक जो है वो लोगों को उनके पैसों की सुरक्षा देता है, और साथ ही साथ एक प्रकार से जो वित्तीय स्थिरता है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको बनाए रखने में भी कायम रहता है। साथ ही साथ लोगों के बीच एक प्रकार से केंद्रीय बैंक के रूप में विश्वास जगाने की भूमिका भी वो रखता है। चलिए इसको आप विस्तार से पढ़ लेंगे अपनी किताब से तो और अच्छा आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर करें। अभी तो हमने पढ़ा था भाई ऋण वाला क्वेश्चन कि आसानी से ऋण मिल जाए लोगों को, ये सब की ज़रूरत है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। भाई अगर हमें कर्जा चाहिए ना, हमें ऋण चाहिए, तो हमारे पास कई साधन होते हैं, सोर्स होते हैं। जैसे हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई आस पड़ोस वाला व्यक्ति, हमारा कोई जानकार, या फिर बैंक, सहकारी समितियां, है ना। तो ऐसे बहुत सारे साधन है हमारे आसपास, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से हम ऋण ले सकते हैं, माध्यम है बहुत सारे। इनको हम दो रूपों में बांटते हैं, एक औपचारिक क्षेत्र, एक अनौपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत में आते हैं बैंक और सहकारी समितियां। अनौपचारिक स्रोत में आते हैं दोस्त, साहूकार, रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, ये सब लोग। वास्तव में अगर देखा जाए तो बैंक और सहकारी समितियां लोन लेने के लिए बेहतर एक माध्यम है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो शोषण है वो कम से कम हो सकता है। वहाँ पर ब्याज दर तय होती है, लिखित एग्रीमेंट होता है पहले से ही, तो ऐसा नहीं है कि वो डराएगा धमकाएगा आपको बाद में। अगर आप समय पर उसका लोन देने के लिए सक्षम है तो आप आसानी से बैंक या सहकारी समिति से लोन ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी ओर अनौपचारिक क्षेत्र जो है उसमें दोस्त, साहूकार, रिश्तेदार, ज़मींदार, कोई जानकार, इनसे अगर हम लोन लेते हैं तो यहाँ पर जान का जोखिम भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज दर है वो फिक्स नहीं होती, वो कभी बढ़ा देते हैं। भाई मेरे दोस्त में लड़ाई हो गई, उसने तुरंत कहा कि मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो इतने देने पड़ेंगे तेरे को पैसे। तो इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा ऋण जाल में फंसने का एक चक्र भी है। तो दो ही क्षेत्र हैं यहाँ पर हमें एग्जाम्पल लेने हैं इसके। औपचारिक में बैंक, सहकारी समितियाँ, और अनौपचारिक क्षेत्र में दोस्त, साहूकार, ज़मींदार, रिश्तेदार इत्यादि। अनौपचारिक में ज़्यादा कोई लिखित दस्तावेज या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जबकि औपचारिक में
पूरा का पूरा प्लान से नियोजित तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को लोन दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक परंपराओं को बचा कर रखना जरूरी था। भाई ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टिपिकल है समझना बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे अगर ध्यान देंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, सपोर्ट द स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंडिया। यानी कि भारत के संदर्भ में हमें ये उत्तर देना होगा और हमें ये समझना ज़रूरी है कि भारत में बहुत सारे वीर और साहसी लोग भी रहे हैं। भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत गौरवमय इतिहास रहा है। भारत की जो परंपराएं रही है वो अटूट परंपराएं रही हैं, अनोखी रही हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत में जो लोगों के बीच जो लोगों की मातृभूमि है बहुत बड़ी रही है लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग भाषा बोलते हैं वो उसकी मातृभूमि से जुड़ी होती है। ठीक है, लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो लोगों की जो रीति रिवाज है, लोगों की जो भाषाएं हैं, लोगों का खान पान पहनावा एक प्रकार से राष्ट्रीय पहचान को तय करते हैं। लोग जन्म लेते हैं, लोग वहीं मरते हैं, लेकिन लोगों की भाषाएं, परंपराएं, रिवाजें ये लगातार कई पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। ये कभी नहीं मरते हैं, सदा जीवित रहते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो लोगों की पहचान को विकसित करने में, ढूंढने में ये हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, लोकगीत है, तीज त्यौहार है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक, ओहो ये फिर बैंक वाला क्वेश्चन आ गया। बैंक कुछ एक उधार लेने वालों को ऋण क्यों नहीं देते हैं। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि भाई बैंक और सहकारी समितियों से अगर हमको ऋण मिल जाए, कर्जा मिल जाए तो इससे बेहतर क्या है। लेकिन बैंक सभी लोगों को कर्जा नहीं देते, क्योंकि बैंक पहले ही देख लेते हैं कि जिसको मैं कर्ज देने वाला हूँ क्या वो समय पर मेरा कर्जा दे पाएगा या नहीं, कहीं लेकर तो नहीं भाग जाएगा। तो बैंक पहले चेक करते हैं कि उसके पास क्या क्या परिसंपत्तियाँ हैं, वो क्या करता है व्यक्ति। तो बैंक पहले ही कई दस्तावेज उधारकर्ता से, प्राप्तकर्ता से जमा कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं समर्थक ऋणाधार। तो बैंक केवल उन्हीं लोगों को ऋण देगा जिनके पास समर्थक ऋणाधार है, कोलेट्रल है, और जिसमें घर के कागजात, अगर उसके पास गांव का व्यक्ति तो पशुधन अगर है तो उसके पास कोई घर में ज्वेलरी वगैरह है तो वो रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, या अगर नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसका सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी। क्योंकि बैंक केवल उन्हीं लोगों को लोन देगा जिससे वो लोन समय पर वापस ले सके। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा था ये क्वेश्चन कि बैंक और सहकारी समिति किस में आती है, औपचारिक क्षेत्रों में, यानी कि फॉर्मल सेक्टर्स में। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो एक्सप्लेन वाई द बैंक्स डू नॉट लैंड क्रेडिट टू सर्टेन बोरोवर्स। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, और ये बोलता है 12वें क्वेश्चन में कि राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। भाई देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो हमारी बात को आगे रखने का एक माध्यम है। अगर देखें इंग्लिश में, हाउ द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज के समय में लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब समाज के आकार बढ़ रहे हैं, दुनिया में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अब अपनी बात रखने के लिए लोगों को कोई ना कोई संस्था चाहिए, एजेंसी चाहिए। तो एक प्रकार से टूल का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, जो लोगों की बात को आगे रखती है, इनके लिए नियम कायदे कानून बनाती है सरकार में आने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक प्रकार से लोगों की प्रतिनिधि, एक एजेंसी है, एक प्रतिनिधित्व वाली एक सरकार है, बनाती है। और अगर देखा जाए तो लोगों के लिए नए नए कानून, नए नए कार्यक्रम तय करने का कार्य जो है यही पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है जब ये सरकार में आ जाती हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ में ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो रोल है वो किस तरह से, क्योंकि ये सीधे जुड़ी हुई है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ से। क्योंकि हम अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो वो हमारा प्रतिनिधि जिसको हमने चुना है, भेजा है सरकार में, किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति, वो हमारी बात को आगे रखेगा, क्योंकि वो हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा प्रतिनिधि है। चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 बोलता है बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम
कि 3 फीचर बताइए। मल्टी पार्टी सिस्टम के 3 फीचर्स पूछ रहा है। और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, 3 तरह की सिस्टम होते हैं पार्टी सिस्टम, एक 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी। भारत में है मल्टी पार्टी सिस्टम और ये बोल रहा है 3 इसके फ़ायदे बताइए। भाई जब से एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम का ट्रेंड शुरू हुआ है ना, उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई है। कई बार मैं कन्फ्यूज़ आता हूँ किसको वोट दूँ, किसको वोट चुनूँ मैं, कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा प्रतिनिधि मेरे लिए काम करेगा। इतनी सारी पार्टीज़ हो गई हैं। कोई बोलता है हाथ पर वोट दो, कोई झाड़ू पर, कोई कमल पर, तो कोई रुमाल पर, सिलेंडर पर, पैन पर, पता नहीं क्या क्या, ना जाने कितनी पार्टियाँ आ गई है। तो बहुदलीय व्यवस्था में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन कुछ एक इसके नुकसान भी हैं। लेकिन इसमें हमें बताना है क्वेश्चन में इसकी विशेषता यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, गुण क्या हैं। अगर हम बात करें बहुदलीय व्यवस्था में तो एक बड़ा फ़ायदा इसमें ये हुआ, एक इसकी विशेषता यही है कि छोटी पार्टियों को भी उनका अब एक सम्मान मिला है। अब छोटी-छोटी पार्टियाँ जो अस्तित्व में आई हैं, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक दर्जा मिला है, उनको एक सम्मान मिला है, उनको लेवल मिला है अब। साथ ही साथ अल्पसंख्यक लोग जो हैं, जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, वो भी अब आगे आ रहे हैं और अपनी-अपनी पार्टी के माध्यम से वो अपनी बात रखने में सक्षम हो पाए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, बहुत सारे जो हो रहे हैं, इससे कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का भागीदारी बढ़ रही है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जिससे लोग अपनी बातों को आसानी से रख पा रहे हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियाँ लोगों के ज़्यादा करीब होती हैं, जिससे कि लोग अपनी बात को रख सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स में आप बना-बना के कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये क्वेश्चन बोलता है कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। इसको बताना है अब। भाई महात्मा गांधी ने नमक ही क्यों चुना? वास्तव में अगर देखा जाए तो उस समय अंग्रेज सरकार इतनी क्रूर थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि उन्होंने नमक जैसी एक बहुत ज़रूरत वाली चीज़ के ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ था। और इवन इसका उत्पादन जो है, इनका प्रोडक्शन जो है, वो ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ लोग ही करते थे। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। जब महात्मा गांधी को ये बात पता चली तो उन्होंने इसको एक प्रकार से राष्ट्रवाद के मूवमेंट से जोड़ दिया, क्योंकि नमक हर थाली का हिस्सा था, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हर व्यक्ति की रसोई का ये हिस्सा था। ठीक है, हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहा है। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर नमक के को लेकर मैं एक मूवमेंट चलाऊं, आंदोलन बनाऊं, तो इससे हर वर्ग जुड़ेगा मुझसे, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो उद्योगपति वर्ग हो, सब जुड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने नमक का सहारा लिया और अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है पहले वर्ल्ड वार ने किस प्रकार भारत में नई आर्थिक स्थिति पैदा कर दी। पहले वर्ल्ड वार ने नई आर्थिक स्थिति पैदा कर दी। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। भाई अगर देखा जाए तो पहला वर्ल्ड वार लड़ तो रहा था ब्रिटेन, लेकिन उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। भारत पर कैसे पड़ रहा था? अगर देखा जाए, भारत का जो न केवल राजनीतिक बल्कि जो आर्थिक ढांचा है, वो पूरी तरह से चरमरा गया था। इस युद्ध ने भारत की जो आर्थिक स्थितियां हैं, वो पूरी तरह से बदल दी थी। भारत पर सारा का सारा रक्षा व्यय जो भारत का था, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, जो डिफेंस बजट था, वो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब अंग्रेज़ अपने मन मुताबिक हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे। हथियारों के जो उद्योग धंधे हैं, उन पर ध्यान दिया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। बाकी उद्योग सब चौपट कर दिए गए, है ना। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने कर बढ़ा दी लोगों पर, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, आयकर लगा दिए गए, कीमतें दोगुनी हो गई। साथ ही साथ गाँव में जो युवा लोग थे, उनको जबरन सेना में भर्ती कराया गया। इस दौरान ऐसा दौर भी आया जब ग्रामीण क्षेत्रों में कई हिस्सों में फसलें चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, और इसके बाद भाई लोगों को भोजन की कमी होने लग गई, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी पैदा हो गई थी, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों का जीवन दूभर हो गया था। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ हो गई थी। पहले वर्ल्ड वार ने लोगों का जीवन बहुत तेज़ी से बदला, और इसी का परिणाम था कि आगे आप देखते हैं कि बहुत सारे मूवमेंट भी हुए थे यहीं पर ही। चाहे रॉलेट एक्ट हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया खिलाफत, और फिर असहयोग मूवमेंट भी था। तो ये वो समय था जब आर्थिक हालात भारत के पूरी तरह से बदल गए थे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में देखिए, हम आर्थिक समृद्धि और विकास के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के परिणाम का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए दुनिया भर में, अगर हम देखें तो आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसके पीछे अगर देखें, इसके केंद्र में खासियत क्या है, इसकी खूबी क्या है,
क्योंकि लोकतंत्र जो है सभी लोगों को साथ लेकर चलता है। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र सभी लोगों को साथ लेकर चलता है और इसमें गरीबों पर ध्यान दिया जाता है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जाती है, ठीक है? तो लोकतंत्र बाकी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने में ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि सभी लोगों की इसमें भागीदारी होती है। सभी वर्गों को शामिल किया जाता है और उनकी राय ली जाती है, जिससे कि सभी लोगों तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसका उनको फ़ायदा मिल पाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, देखते हैं। 17 बोलता है लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन है आवश्यकता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है, तो इसका उत्तर भी सेम वही होगा। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सीधा सा का उत्तर है पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया आपको भी पिछले क्वेश्चन में कि डेमोक्रेसीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे चुनाव लड़ती हैं, अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम जनता के सामने रखती हैं, देश के लिए कानून निर्माण बनाती है जब ये पार्टी सत्ता में आ जाती है। साथ ही साथ ये जो है आगे चलकर यही पार्टियां जो हैं लोगों के बीच जा जाकर जनमत तैयार करती हैं, ठीक है? लोगों को शिक्षा देते हैं, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोकतंत्र का एक प्रकार से आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इनके बिना लोकतंत्र जो है वो उसके बारे में इमेजिन करना एक प्रकार से बेईमानी होगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रिपीट कर दूं, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, नीतियाँ कार्यक्रम तय करना, विपक्ष की भूमिका निभाना और देश के कानून निर्माण में सहयोग करना, ठीक है? लोगों के बीच जा जाकर जनमत तैयार करना, बहुत सारे इसके रोल हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा 18। भारत में विशाल और बढ़ती जनसंख्या जल की दुर्लभता का परिणाम हो सकती है। वाटर स्कैर्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ अ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया। भाई आबादी बढ़ रही है, इसके साथ साथ हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है, दबाव बन रहा है। अगर जल की ही बात करें हम, जल की दुर्लभता मतलब जल की कमी होना, अभाव हो जाना। तो इस बढ़ती आबादी ने जल जो एक प्राकृतिक संसाधन है उसका बहुत ज़्यादा खपत उसकी होने लगी है, जिससे कि हमारा जो जल का भंडार है धरती पर वो बहुत तेज़ी से सिकुड़ रहा है। गाँव से धीरे धीरे गाँव शहरीकरण हो रहा है, बहुत सारे कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही है, आबादी बढ़ रही है, जिससे कि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो ख़राब होता जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि अब लोगों की जो नीड्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और साथ ही साथ संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, बहुत मात्रा में खपत किया जा रहा है, जिससे कि जल की दुर्लभता यानी कि जो पानी का अभाव है धरती से वो लगातार बढ़ता जा रहा है धरती पर। तो इसको हमें समझना होगा क्वेश्चन को और इसका आंसर देना होगा। आबादी इसके लिए बहुत बड़ा कारक है, आबादी बढ़ेगी तो जल दुर्लभता भी बढ़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर बताना है। भाई ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका एक्सप्लेन करना चाहिए, आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। डिफरेंशिएट बिटवीन रबी क्रॉप सीजन एंड खरीफ क्रॉप सीजन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राजनीतिक दलों को किस प्रकार क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है या क्षेत्रीय पार्टी बनना है किसी पार्टी को, तो क्या क्या कंडीशन से पूरी करनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया आपको कि जैसे भारत देश है जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं तो कुछ पार्टियाँ राष्ट्रीय दर्जे की कहलाती हैं। अब इनकी शर्तें क्या क्या है, किस पार्टी को और क्षेत्रीय बनने के लिए, किस पार्टी को राष्ट्रीय बनने के लिए क्या करना होता है, कौन शर्त पूरी करनी पड़ती है। पहले मैं बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय पार्टियाँ कौन कौन सी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इसके अलावा एनसीपी, ऐसी पार्टियाँ हैं जैसे कि ये पार्टियाँ ऐसी पार्टियाँ जो राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी हैं, ठीक है। लगातार में बदलाव होता रहा है, सीपीआईएम पार्टी रही है पहले। ये सब राष्ट्रीय पार्टियाँ। और रीजनल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में, यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं और कुछ पार्टियाँ जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं। अब जानते हैं करना क्या होता है भाई, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनना है, ठीक है, तो उसके लिए शर्त क्या है सीधी, उस चुनाव में कुल पड़े वोटों में से कम 6%
क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो राज्य के विधानसभा चुनाव में जो कुल पड़े वोट हैं उनमें से 6%, ध्यान रखिए 6% उसको वोट हासिल करने हैं। साथ ही साथ उसे विधानसभा में कुल सीटों में से 2 सीटें कम से कम जीतनी है। ये शर्त अगर पूरी कर लेती है अब जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको दर्जा प्राप्त कर सकती है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पार्टियों की तो उनके लिए कंडीशन क्या है? राष्ट्रीय पार्टियों के लिए जो लोकसभा चुनाव में भाग लेती हैं तो लोकसभा चुनावों में, जिन्हें आम चुनाव भी कहा जाता है, उसमें या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, किन्हीं 4 राज्यों के विधान जो कुल वोट पड़े उनमें से 6% वोट हासिल करना। दूसरा, एक पार्टी को लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना बहुत ज़रूरी है, तभी ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कही जाती हैं। तो हमने पढ़ा राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आगे चलते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? तृतीय क्षेत्र बताएं आपको, सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र यानी कि जैसे आप देखते हैं कि भाई आईटी सेक्टर, संचार, कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और टूरिज़्म, होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे, मेडिकल लाइन, टीचिंग लाइन, ये सारे के सारे सेवा क्षेत्र हैं। वाई इज़ द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन इंडिया? एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। भाई सीधा सा का फंडा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है लगातार दिन पे दिन। पहली बात तो यही है कि इसका जो जो ये क्षेत्र है इसका जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत की जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान है और लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इसने इसके अलावा तृतीय क्षेत्र जो है, तीसरा क्षेत्र, लोगों को रोज़गार के बहुत अवसर देता है। तो रोज़गार के अवसर इसमें बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये लोगों को अच्छी खासी इनकम भी देता है। तो हमारे बहुत सारे युवा जो हैं वो इस लाइन में जाना चाह रहे हैं और उसका लगातार इंपॉर्टेंस लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये आप क्वेश्चन बेटा समझ के आसानी से तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को मालूम करने के लिए विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं? हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ अ कंट्री? भाई हमें ये समझना है कि जीडीपी किसी भी देश के विकास का ग्राफ को तय करती है। ये पूछ रहा है कि आखिर जीडीपी को मालूम करना है तो क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जीडीपी, किसी देश की जीडीपी को मालूम करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर ईयर, किसी विशिष्ट अवधि में जो जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, जितनी भी सेवाएं दी गई है, उनका जो बाजार मूल्य है उसको जोड़कर निकाला जाता है, इसका आकलन किया जाता है। इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो जो 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों से हुए उत्पादन का जो मूल्य है किसी वर्ष विशेष में, उसका जो कुल योगफल है वही देश की जीडीपी कहलाती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। बेटा इसको आप थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे पास इस वीडियो को पूरा करने के लिए टाइम बहुत कम है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में छापे खाने ने किस प्रकार पढ़ने की एक नई संस्कृति को विकसित किया? अभी हम पढ़ रहे थे इस क्वेश्चन को पहले भी। हाउ हैड द प्रिंटिंग प्रेस क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग इन यूरोप? इसके बारे में बताना है हमें। तो हमें मालूम है कि इसने जैसे जैसे यूरोप में छापे खाने बढ़े, प्रिंटिंग प्रेस क्रिएट हुई, उसके बाद एक प्रकार से न्यू क्लास सामने आता है, एक नया वर्ग सामने आया जिसने एक प्रकार से लोगों के बीच जुनून पैदा कर दिया, लोगों के अंदर एक प्रकार का जो उत्साह था वो पैदा किया। अब लोग पढ़ने के प्रति आकर्षित हो रहे थे और पाठक वर्ग का जन्म हुआ, जिससे कि लोगों के बीच समझ विकसित हुई और लोगों के बीच एक प्रकार का नया रिश्ता शुरू हुआ। लोगों के अंदर एक नए प्रकार की अवेयरनेस आई, चेतना पैदा हुई। लोग अब सही गलत का आकलन करने में सक्षम हुए। तो लोगों के बीच एक नई संस्कृति का उद्भव होता है जब वहाँ छापे खाने, तरह तरह की पुस्तकें छपनी शुरू हुई और ये पुस्तकें अलग तरह की थी। कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ किसी व्यक्ति विशेष की बायोग्राफी थी जो महान विभूति रहे थे उस समय, और अलग किस्से कहानियाँ भी छापे गए थे। कुछ महिलाओं की, वीरांगनाओं की कथाएँ छपी गई। तो रुचि लोगों की लगातार बढ़ रही थी। जैसे जैसे यूरोप में छापे खाने बढ़ रहे थे, नए नए लोग सामने आ रहे थे, पूरा समाज का समाज बदल रहा था। इसको आप और ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा। 24 की अगर हम बात करें, इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या में अधिक वृद्धि क्यों आवश्यकता है, अधिक वृद्धि की? ये हम अभी पढ़ रहे थे, पहले भी इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है कि भाई कर्ज आसान करना चाहिए, ऋण जो है वो सरलता से लोगों को मिल जाए, सस्ता मिल जाए। उस तरह से क्वेश्चन है मिला जुला, आप सेम आंसर कर सकते हैं इसमें भी। तो सीधा सा इसका आंसर है कि भाई
जो वाई इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स मेनली इन रूरल एरियाज़। भाई अगर हम देखें गाँव की बात करें, गाँव में आज भी बहुत सारी बेसिक जो डेवलपमेंट की चीज़ें वो नहीं हैं। गाँव में बैंकों की संख्या उतनी नहीं है जितनी शहरों में है। तो गाँव में बैंक सहकारी समितियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गाँव के किसान छोटे मोटे जो मज़दूर हैं उनको ऋण लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ पर बैंकों की संख्या में इजाफा होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ऋण जाल में फंसने से बचें, क्योंकि इनको साहूकार लोग, ज़मींदार लोग जो है वो कर्जा दे के अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इनका शोषण करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पर गाँव गाँव में खासकर जो बैंक है, सहकारी समितियाँ, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 25, इसमें पूछ रहा है कि राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है। बेटा हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपस में लिंक करते हैं, जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैं आपको फिर भी हर क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चन को समझ लें अच्छे से और ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारा, जाति किस प्रकार अनेक रूप ले रही है पॉलिटिक्स में, राजनीति में। हम देखते हैं कि कैसे भाई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जाति का इस्तेमाल करती हैं इलेक्शन के समय। हाउ कैन कास्ट टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। किसी क्षेत्र विशेष में देखती है भाई कितनी आबादी है वहाँ पर, किस कास्ट की, उसी कास्ट के व्यक्ति को खड़ा कर देती है इलेक्शन में, टिकट दे देती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम देखते हैं रैलियाँ होती है, जो चुनावों में जो भाषण होते हैं उसमें कैसे जातिगत टिप्पणी की जाती है, कमेंट किए जाते हैं, जिससे कि एक जाति विशेष का वोट उनको मिल सके। और देखते हैं भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो जन्म हुआ है, जो इमर्ज हुई हैं, वो कास्ट के बेसिस पर हुई है या किसी विशेष समूह के बेसिस पर हुई हैं। तो भारत में जो जाति की राजनीति है वो बहुत आम इसका रूप देखने को मिलता है। या आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको रीडिंग करने के बाद आप इसको बना कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, तर्कों सहित इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स। भाई संसाधन, धरती पर जितने भी संसाधन हैं हमारे, संसाधनों का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। हमें ये समझना है कि देश में जितने भी संसाधन हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनकी पहचान करके हम तो उसका तरीका यही है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में हम जो संसाधन मौजूद है उनकी तालिका बनाएं, सूची बनाएं, सर्वेक्षण किया जाए, मानचित्र बनाया जाए और संसाधनों की गुणात्मकता, मात्रात्मकता का अनुमान लगाया जाए, उसको मापा जाए, ठीक है। साथ ही साथ अलग अलग योजनाएं बनाई जाए जिससे कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक, कौशल और संस्थागत नियोजित ढांचा तैयार किया जाए, जिससे कि संसाधनों का रखरखाव हो, उनका ध्यान रखा जा सके। साथ ही तीसरा पॉइंट ये होता है कि अलग अलग विकास योजनाएं जो हैं उनको राष्ट्रीय विकास योजनाओं से जोड़ा जाए, जिससे कि अलग अलग प्रदेशों में संसाधनों का ध्यान रखा जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटा नागपुर, झारखंड वगैरह में लोहा इस्पात की बहुत एक लंबी पेटी, एक बेल्ट बनी हुई है, क्यों है? तो जहाँ जो संसाधन है उसका गुणात्मक, उसका मात्रात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, उसका माप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिल सके और विकास योजनाएं जितनी भी हैं उससे उसको लिंक किया जा सके, ठीक है। तो नियोजन संसाधन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन 27। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसको मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि इसका आंसर अपने आप करेंगे आप। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या करें। सीधा क्वेश्चन है, राइट दी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भाई नोट छापता है, आप नोट पर पढ़ते होंगे। चलिए आगे आगे इसके बहुत सारे और पॉइंट्स भी हैं, वो आप पढ़ लेंगे अच्छे से। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। आप छोटा मत इस क्वेश्चन को बेटा, बिल्कुल ठीक है। सभी बैंकों का बैंक है, मौद्रिक नीति जारी करता है, ठीक है, ब्याज दरें सुनिश्चित करता है, तो ये सब आप थोड़ा पढ़ लें अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है परंतु असमानताओं को छुपा सकती है, ठीक है। एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपेरिजन बट इट मे हाइड डिस्पैरिटीज़। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम यानी कि औसत आय जो है वो दो देशों के बीच तुलना करने के लिए एक टूल तो है, एक माध्यम तो है, लेकिन हम ये कह दें कि बिल्कुल सटीक आकलन ये कर सकती है औसत आय, तो ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि औसत आय निकाली जाती है उस देश की कुल राष्ट्रीय आय से वहाँ करके, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय और जनसंख्या को भाग करने के बाद निकलती है औसत आय। अब भाई किसी देश की औसत आय हमसे ज़्यादा है, ठीक है, और किसी देश की औसत आय हमसे कम है, तो यहाँ पर जनसंख्या का आकार प्रकार भी मैटर करता है। जैसे अमेरिका की और भी कई सारे आंकड़े छुपे हैं जो ये जस्टिफाई नहीं करते कि औसत आय एक सटीक पैमाना हो सकता है किन्हीं दो देशों के बीच जो विकास की रफ्तार है उसको तय करने का, उसको मापने का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। जर्मनी के ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा मैंने इसलिए क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस चैप्टर में पढ़ने में, समझने में। मैं सोच रहा था इस चैप्टर पे अलग से वीडियो डालूं, लेकिन टाइम हमारे पास कम बचा है, आज ही का दिन है और मेरे पास भी टाइम इतना नहीं है। तो फिर भी एक बार जानते हैं कि आखिर ऑटोमन बिस्मार्क जो था वो कौन था और उसकी भूमिका क्या रही है जर्मनी को एकीकरण करने में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी। इसका अगर बेटा आंसर समझे हम तो ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में बताना है हमको कि भाई पर्शिया एक साम्राज्य था, वहाँ के मंत्री थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की कहानी तैयार की, पूरा एक प्लान तैयार किया, बुनियाद रखी। और इस काम में ऑटोमन बिस्मार्क ने पर्शिया की सेना का इस्तेमाल किया, वहाँ के प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल किया, पूरा का पूरा सिस्टम लगाया। और 7 सालों तक 3 युद्ध हुए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। आखिर में क्या हुआ, पर्शिया की जीत हुई और इस युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया। और जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो 1871 में भव्य समारोह हुआ और विलियम प्रथम को वहाँ का बादशाह घोषित किया गया। ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जर्मनी के एकीकरण में हमेशा ऑटोमन बिस्मार्क का नाम लिंक करना है आपको। ऑटोमन बिस्मार्क मतलब जर्मनी का एकीकरण। ऐसा क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आता है, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोल रहा है 16वीं सदी में यूरोप में मुद्रण क्रांति ने लोगों का जीवन बदल दिया। देखो फिर क्वेश्चन उस तरह का आ गया घुमा फिरा के। जो प्रिंटिंग कल्चर है इससे लोगों का जीवन बदल गया। आपको मैंने क्वेश्चन अभी बताया था पहले, ये वाला। प्रिंट रिवोल्यूशन इन 16th सेंचुरी यूरोप ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ पीपल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गूमेंट्स। कैसे वहाँ पर नए नए लोग का वर्ग सामने आता है। पढ़ने और समझने की जो एक संस्कृति है उसका जन्म हुआ। ठीक है, ये आप कर लेंगे जो मैंने पहले बताया था आपको अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य किस प्रकार भिन्न होते हैं। भाई सही बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। देखिए हर व्यक्ति का विकास का अपना अलग अलग नज़रिया होता है, अलग सोच होती है। ठीक है, जैसे इसको अगर हम समझें कि कैसे अलग अलग व्यक्ति के विकास का लक्ष्य अलग अलग कैसे हो सकता है। भिन्न मतलब अलग होना। जैसे एक गरीब परिवार से आने वाले लोग जो हैं वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। अगर अमीर परिवार के लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते, ठीक है, जबकि उनके पास साधन है काफ़ी जो गरीबों के पास नहीं होते। इसका रीज़न यही है कि आय के अलावा भी लोगों को उपचार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान की तलाश है। भाई सब तो कुछ लोगों को सुरक्षा, स्वतंत्रता, सम्मान उनके लिए वास्तव में वो विकास का लक्ष्य है। कुछ के लिए विकास का लक्ष्य क्या है, भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाए, अपना गुजारा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जिनके पास ऑलरेडी पैसा तो है, उनका लक्ष्य विकास का क्या है कि उनको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, उनको डिग्निटी मिले जीवन में। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है, ये हमें समझना है और इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और ये बोलता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता किसी भी समाज में फूट पैदा कर सकती है। कथन की पुष्टि कीजिए। कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। देखिए प्रतिद्वंदिता जो होती है, जो कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, वो कब होता है, बिफोर इलेक्शन। जैसे अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तैयारी कर ली अपनी, अलग अलग जगह रैलियाँ चल रही है, भाषण दिए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष के नेता हो लगे हुए हैं, अपना पूरा लाव लश्कर लेकर लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार आपस में बैर भी हो जाता है, टकराव बढ़ जाता है, क्योंकि अलग अलग मंचों से जो नेता होते हैं कई बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच आपसी कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर भी फूट पैदा होने का खतरा हो जाता है। और हम देखते हैं कई बार तो दंगे भी होते हैं, है ना। लेकिन हालांकि एक हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी है इलेक्शन से पहले, बट जब अगर ये कंपटीशन इतना बढ़ जाए कि समाज में फूट पैदा हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है किसी भी लोकतंत्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो है क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, इस कथन का आकलन करें।
एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एसेस दिस स्टेटमेंट कि भाई क्या, क्योंकि ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा को कंजर्व करना, उसको बचाना, ये हमारे पर्यावरण की जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके उत्सर्जन से बचाता है, ठीक है, और मूल्यवान संसाधनों को खत्म होने से भी बचाता है। यदि हम ऊर्जा बचाएं तो अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अब इस पर कैसे, इस पर बात करते हैं। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ तरीके अपनाएं। जैसे नंबर 1, हमें निजी वाहनों के बजाय अधिक से अधिक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, चाहे बसेस हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे और साधन हो, उनका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे उपयोग ना होने पर इलेक्ट्रिक जो उपकरण है उसको वो जो उपकरण यूज़ में नहीं उनको आप बंद कर दें, स्विच उनका ऑफ कर दें तो बहुत बेहतर है। हम जितना एनर्जी को बचाएं यही हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन होगा, यही तो क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। ज़्यादा हम उनका जब प्रयोग ना होने पर उनको बंद कर दें। साथ ही साथ ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की खपत हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि नवीकरणीय जो साधन है जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब का हम प्रयोग ज़्यादा करें क्योंकि इनका धरती पर भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आप देखिए हम सौर ऊर्जा की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी वर्तमान सरकार ने भी इसके ऊपर एक घोषणा की है कि घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि लोग बिजली जनरेट कर सकें। तो हमें नवीकरणीय स्रोतों की खपत अधिक से अधिक करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके साधन धरती पर बहुत ज़्यादा है, इनके जो भंडार है बहुत ज़्यादा धरती पर, जबकि गैर नवीकरणीय जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला इत्यादि, इनके धरती पर भंडार बहुत कम है। इनका अगर हम प्रयोग यूँ ही करते रहे रफ्तार से तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं एक बार, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे ऊर्जा वाले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 34, स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उभरने में सहायता करते हैं। भाई मैंने आपको पढ़ाया था अभी लास्ट पहले, यही क्वेश्चन था कुछ मिलता जुलता, कि गाँव में जो है वो बैंकों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बैंक और सहकारी समितियाँ वहाँ पर बहुत कम है, तो वहाँ पर होनी चाहिए ज़्यादा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। तो यहाँ पर गाँव में अगर बैंक नहीं है, सहकारी समितियाँ बहुत कम हैं, तो वहाँ पर एक स्वयं सहायता समूह काम में करता है। कई भारत के गाँवों में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह, जो 15 से 20 मेंबर आपस में जुड़ते हैं और एक जमा पूंजी उसमें इकट्ठा करते हैं, महीने में, 2 महीने में। इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, एक प्रकार जो कमेटी गिरते हैं उस तरह से कुछ कुछ। और ये अपने सदस्यों को ज़रूरत पड़ने पे जो कर्जा है वो बहुत मामूली ब्याज दरों पर दे देते हैं, ठीक है। और अगर लगातार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक्टिव रहते हैं तो कुछ सालों बाद प्रशासन और बैंक भी इनको सपोर्ट कर देते हैं, इनकी आर्थिक सहायता करते हैं। तो कर्जदारों को ऋणधार जो कोलेट्रल है, जो जिनके पास दस्तावेज नहीं होते गाँव में, है जमीन जायदाद नहीं होती जिनके पास, जो अमीर नहीं है ज़्यादा, वे लोग स्वयं सहायता समूह से आसानी से कर्जा ले सकते हैं। तो काफ़ी हद तक स्वयं सहायता समूह जो है लोगों की जो डिमांड है जो कर्ज़ की उसको पूरा करने में सक्षम रहे हैं और लगातार लोगों की समस्या को कम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह जो गाँव में एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं एक बार। 35, आय के अतिरिक्त किन्हीं विकास के किन्हीं 3 लक्षणों को उल्लेख करें। हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था बेटा कुछ देर पहले, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपको अभी कि सब कुछ इंसान के लिए आय नहीं है, आय के अलावा व्यक्ति को सुरक्षा भी चाहिए, ये व्यक्ति को सम्मान चाहिए, ठीक है, उसको एक दर्जा मिले समाज में। साथ इसके अलावा व्यक्ति को शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। तो आय के अलावा बहुत और भी कारक है, जैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे आप तो लिखेंगे कि आय के अतिरिक्त विकास के और भी लक्ष्य हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। ये आय के अलावा कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो व्यक्ति के विकास में काम आते हैं, क्योंकि तो सरकार ये मुहैया करे सुविधाएं लोगों तक पहुंचाए जिससे कि लोग अपने विकास, अपनी जो प्रगति है उसको सुनिश्चित कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो क्वेश्चन थे 35 क्वेश्चंस, जो कई तो क्वेश्चन में सिमिलर थे, मिलते जुलते थे, तो आप इतने घबराएं नहीं कि 35 क्वेश्चंस हैं। इनको आप अगर पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे लिंक कर रहे हैं आपस में, और सभी हमारे जो करंट सिलेबस है उससे जुड़े हुए हैं। और ये पूरा का पूरा एक पोस्टमार्टम किया गया था पिछले कुछ सालों में जो आए क्वेश्चन हैं उन पर। लेकिन अभी इसका एक हिस्सा और बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, और जितना अपनी बुक से आपको हेल्प मिलती है वहाँ से भी देखें, सपोर्ट मटेरियल से जो आपने नोट्स बनाए उससे हेल्प लें। और बेटा अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और अपने बाकी दोस्तों से भी कहीं शेयर करने को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैंने ये चैनल अभी जस्ट नया नया शुरू किया है।
जितना बच्चों का फीडबैक आएगा मैं उतना और ज़्यादा टीचिंग की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो आप स्टडी में लगे रहें, अपना फोकस्ड रहें और अपने आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं दोपहर में आपको एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और साथ ही साथ 4 बजे से पहले पहले आपको एक एमसीक्यू की वीडियो और एक मैथ की वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक आप बने रहिए चैनल पर। ध्यान रखिए अपना। ओके बेटा, बाय।